हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 3 मार्च 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे, ईसी टू रिमूव सेम वोटर आईडी नंबर्स अक्रॉस द स्टेट। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होने वाली है और फाइनली जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने ये स्टेप ले लिया है। अभी हाल ही में हमारे इलेक्शन कमिश्नर चेंज हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताओ इंडिया के जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है। तो उन्हीं के द्वारा ये स्टेप लिया गया है। इन्होंने क्या बोला है, प्रॉब्लम क्या आ रही थी इनके पास, कंप्लेंट ये आ रही थी कि एक ही पर्सन, एक सिंगल पर्सन, ठीक है, उसके पास जो वोटर आईडी नंबर है वो तो सेम ही है, एक ही है, बट वो रजिस्टर्ड है मल्टीपल स्टेट्स में। एज ए रिजल्ट इससे क्या होता है कि वो पर्सन अगर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं तो वेस्ट बंगाल में भी वोट डालने जा रहा है, एमपी में इलेक्शन हो रहा है तो एमपी में भी वोट डालने जा रहा है, दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है तो दिल्ली में भी वोट डालने जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस कंप्लेंट को एक्नॉलेज किया है और इन्होंने बोला है कि एक यूनिक एपिक नंबर लोगों को इशू किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने पार्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पे ही वोटिंग कर पाएंगे। इसके अलावा वो इंडिया में कहीं भी वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो यूनिक एपिक नंबर इशू करने जा रही है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एपिक, एपिक फुल फॉर्म इसका क्या होता है? इलेक्टर फोटो, ई फॉर इलेक्टर, पी फॉर फोटो, आई फॉर आइडेंटिटी, सी फॉर कार्ड, एपिक नंबर। तो यूनिक एपिक नंबर आएगा। कितने डिजिट का होने वाला है? ये 10 डिजिट का होने वाला है। ठीक है, इसके थ्रू मेक श्योर किया जाएगा कि एक ही पर्सन एक ही वोटर आईडी पर मल्टीपल जगह वोटिंग ना कर पाए। अब इस पे जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं आपके वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में इस पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि देखो हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जो बीजेपी है जो सेंट्रल में रूल कर रही है वो इस तरह के मिसयूज कर रही है टू चेंज वोटर टर्नआउट इन वेस्ट बंगाल और इन अदर स्टेट, है ना, इन फेवर ऑफ बीजेपी, यानी कि अपने फेवर में वोटिंग कराने के लिए बीजेपी इस तरह की टैक्टिक्स अपना रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को मान के क्या किया है, हम जो इतने दिनों से ब्लेम लगा रहे थे बीजेपी के ऊपर उसको एक्सेप्ट ही किया है। इलेक्शन फ्रॉड ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, ममता बनर्जी वांट हाउ बीजेपी हाईजैकिंग डेमोक्रेसी एंड नाउ ईसी ओन एडमिशन प्रूव हर फाइट, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है। ठीक है, ये मतलब इस तरह की प्रैक्टिस से वाकई में डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। ठीक है, कोई पर्सन है जैसे मैं हूँ, है ना, मैं यूपी में भी वोट करता हूँ, मैं दिल्ली में भी वोट करता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मैं दिल्ली के इलेक्शंस में अनवांटेडली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ बिकॉज, है ना, क्योंकि मैं वोटर तो कहाँ का हूँ, रहने वाला कहाँ का हूँ, यूपी का हूँ। तो यूपी के इश्यूज मेरे होने चाहिए ना, तो मैं यूपी में ही वोट देने का राइट होना चाहिए मेरे पास। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि यूपी के साथ साथ मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ अपने एक वोट से। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन किया गया है कि एक वोट के लिए एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू। ठीक है, बट मेरे वोट की इस तरह से मान लो मैं 2 जगह वोट दे रहा हूँ तो मेरे वोट की तो वैल्यू डबल हो गई। ठीक है, तो जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वोटिंग में, डेमोक्रेसी में, वो कहीं ना कहीं इससे डिमिनिश होता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है इररेस्पेक्टिव ऑफ द एपिक नंबर इलेक्टर्स कैन कास्ट ए वोट only at their designated polling station. Any case of duplicate epic number will be ratified by allotting a unique एपिक नंबर। तो अब एक यूनिक एपिक नंबर आने वाला है, 10 डिजिट का एपिक नंबर होगा और नए तरह के वोटर आईडी कार्ड आएंगे, जिससे, है ना, ये जो क्रॉस वोटिंग, क्रॉस स्टेट वोटिंग होती है वो रुक पाएगी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में दिया गया है, जिसमें क्या दिया गया है, जो इलेक्शन की इंडिया का एक इलेक्शन कमीशन होगा जिसके पास इलेक्शंस का सुपरविजन करने का, प्रोविजन करने का राइट होगा। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के जो वोटिंग होगी उसका कौन सुपरिंटेंडेंट कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम यूक्रेन। यूक्रेन अभी बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और इसी के
अराउंड पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, घूम रही है। कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बनाते हैं, बट पूरी की पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आज इसी कंट्री के अराउंड घूम रही है। यूके अदर नेशंस विल वर्क ऑन यूक्रेनियन डील स्ट्रैमर, ठीक है, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर का कहना है कि जो यूके है और जो अदर यूरोपियन नेशन है वो काम करेंगे यूक्रेनियन डील पे। हुआ क्या था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस आर्टिकल आया भी था कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ये गए थे यूएस, और इनके बीच में और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया कि रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए एकदम से दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो उसके बाद इन्हें लग गया वोलोदिमीर जेलेंस्की को कि अब यूएस से सपोर्ट बहुत ज़्यादा आने वाला नहीं है, तो अब ये पूरे यूरोप में घूम रहे हैं, इटली भी गए हैं, फ्रांस भी गए, देन फिर आपका जर्मनी भी पहुंचे एंड ब्रिटेन भी पहुंचे, वहाँ से सपोर्ट गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं इनके साथ में कि भाई हम इनके साथ खड़े हैं। जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब तक वॉर ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है, जब तक जो फासिस्ट फोर्सेज हैं वो हार नहीं जाती हैं, तब तक जो पोलैंड है वो किसके साथ खड़ा है, यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, ठीक है, वो जानते हैं कि यूएस उनके लिए क्या वैल्यू रखता है, तो इन्होंने कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं लिया यूएस के अगेंस्ट। इन्होंने बोला यूएस हमारा एक मोस्ट रिलायबल पार्टनर है, वो भी 1 साल से 2 साल से नहीं, है ना, 10 डिकेड से, यानी कि 1945 के बाद से या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जो यूएस है यूके का एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई रहा है, तो यूके उसे लूज नहीं करना चाहेगा। तो उन्होंने बोला है हमारा एक मोस्ट रिलायबल अलाई है यूएसए, हम उसको डिसअपॉइंट करके या हम उसको धोखे में रख के कोई काम नहीं करना चाहते, बट हम एक डील वर्कआउट कर रहे हैं। इस डील में कौन शामिल है, यूक्रेन शामिल है, यूके शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, ठीक है, और यूरोप के 1-2 नेशन शामिल हैं। हम इस डील को क्या करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे और इस ड्राफ्ट डील को लेके जाएंगे हम यूएस के सामने, और यूएस को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस डील को नेगोशिएट करे रशिया के साथ में, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि कोई भी डील मानने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि यूएसए ने बहुत ज़्यादा पैसा पिछले टेन्योर में, जो बाइडन के टेन्योर में खर्च कर दिया था ओवर यूक्रेन वॉर। तो डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेटली वो पैसा चाहते हैं और कोई नया पैसा अब यूक्रेन वॉर में वो लगाना नहीं चाहते हैं। दैट इज़ वाई देयर माइट बी फ्यू चांसेस कि इनकी बनाई हुई डील को डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे। बस एक ही सॉल्यूशन निकलने वाला है कि ये जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं यूक्रेन के वो हैंड ओवर कर दें डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कंसीडर करेंगे रशिया से कि चलो, है ना, आपने जितना एरिया जीता है इनका उसका 50% वापस कर दो, ठीक है, या 40% वापस कर दो, बट 100% एरिया तो रशिया भी वापस नहीं करने वाला। ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। रशिया वॉर लड़ता रहेगा, क्योंकि रशिया को पता चल गया है, रशिया ने 2021 से ये वॉर शुरू हुई है ना, जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से 2022 से जब से ये वॉर शुरू हुई है, रशिया दुनिया का सबसे मोस्ट सैंक्शन कंट्री बन गया है, ठीक है। और इन 3 सालों में यूएस का प्लान यही था कि रशिया टूट जाएगा एंड फिर कमज़ोर हो जाएगा, बट रशिया एक पावरफुल कंट्री बन के उभरा है इन सालों में, ठीक है। रशिया पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, तो रशिया को ये रियलाइजेशन है कि इन्होंने जितने सैंक्शन लगाने थे ना लगा लिए, अब इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते मेरा, तो मैं क्या करूँगा, अपनी टर्म से नेगोशिएट करूँगा। तो रशिया पहली बात तो, है ना, कोई टेरिटरी का 1 इंच ज़मीन भी वापस नहीं देने वाला, ठीक है। अगर ये बहुत प्रेशराइज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि 20-30% टेरिटरी रशिया से कह के वापस करा दे, ठीक है। बस ये सॉल्यूशन निकल सकता है, अदरवाइज तो इस वॉर का अंत सबको पता है, ठीक है। या तो यहाँ पे देखो बहुत जल्दी यूक्रेन में आपको सिविल वॉर देखने को मिलेगी, जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं जेलेंस्की के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और एक रेजिम चेंज हो जाएगा एंड फिर सीज फायर हो जाएगा, या फिर पूरी यूक्रेनी आर्मी सरेंडर करेगी, या फिर वोलोदिमीर जेलेंस्की को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन है इस वॉर के एंड की। चलिए नेक्स्ट न्यूज है फ्रॉड चार्जेज। कोर्ट ऑर्डर्स एफआईआर अगेंस्ट एक्स सेबी चीफ एंड 5 अदर्स, ठीक है। एक्स सेबी चीफ ये माधवी पुरी बुच, ये रिटायर हो गई अभी हाल ही में अपनी पोस्ट से, परसों ही रिटायर हुई हैं, और रिटायर होने के बाद इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गई हैं। एक स्पेशल कोर्ट ने इनके अगेंस्ट और इनके जो 5 साथी हैं,
है ना, जो जिनके खिलाफ सेम एलिगेशन है उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने को बोला है एंटी करप्शन ब्यूरो को। ए स्पेशल कोर्ट हैज डायरेक्टेड द एंटी करप्शन ब्यूरो टू रजिस्टर एंड एफआईआर अगेंस्ट फॉर्मर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच, 3 होल टाइम मेंबर्स ऑफ मार्केट रेगुलेटर यानी कि होल टाइम मेंबर सेबी के, एंड 2 बीएसई ऑफिशियल ऑन चार्ज ऑफ अलेज स्टॉक मार्केट फ्रॉड, रेगुलेटरी वायलेशंस एंड करप्शन लिंक टू द लिस्टिंग ऑफ द कंपनी इन 1994। ठीक है, इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने बहुत सारी कंपनियों के लिए क्या किए, लॉबिंग की है, उनके शेयर्स में गड़बड़ कराई है, उनके प्राइसिंग में गड़बड़ कराई है, जिसकी वजह से जो मार्केट की अदर कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए इनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करने के लिए और इनके इन पर जो चार्जेस लगे हैं उनकी जांच करने का ऑर्डर स्पेशल कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया है। सेबी की अगर बात करें, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इसको बनाया गया था स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। पहले है ना स्टॉक मार्केट में फ्रॉड है ना दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, स्टॉक मार्केट का साइज बढ़ता जा रहा था। दैट इज भाई हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि एक बॉडी होनी चाहिए, जैसे बैंक आरबीआई को कंट्रोल करता है वैसे ही है ना स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, और उन्होंने 1988 में सेबी को बनाया। हेडक्वार्टर इसका आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान से आ रही है। इंडिया शुड नॉट सपोर्ट अफगानिस्तान मैंस क्रिकेट टीम एट द कॉस्ट ऑफ वुमेन आर फेसिंग बैन्स बाय द तालिबान। ठीक है, तो अफगानिस्तान की एक ओलंपिक एथलीट हुआ करती थी, अभी हैं बट अभी ये लड़ती नहीं है, इनका नाम है मर्जिया हमीदी। ठीक है, तो 2021 में क्या हुआ, अफगानिस्तान में एक तालिबान रूल आ गया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पावर को कैप्चर कर लिया, और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये स्ट्रिक्टली फॉलो करती है सरिया लॉ को। ठीक है, और सरिया लॉ जो वुमेन्स के जो राइट है, मॉडर्न राइट है, उनको कट शॉर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या कहता है सरिया लॉ कि वुमेन्स को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, अगर किसी बाहर जाना है तो किसी पुरुष के साथ, किसी मेल के साथ ही उसको बाहर जाना चाहिए। इसके अलावा गेम्स वगैरह में उसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बाइक नहीं चलानी चाहिए। तो बहुत स्ट्रिक्ट है वुमेन्स को लेकर। तो तालिबान पावर में आया और उसने सरिया लॉ को इन्फोर्स किया, तो उसने जितनी भी वुमेन्स थी जो स्पोर्ट में इंडल्ज थी, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में, उन सबको बैन कर दिया। तालिबान ने आते ही अफगानिस्तान की जो वुमेन टीम है उसको डिसमेंटल किया, अफगानिस्तान की जितनी फीमेल ओलंपियन थी है ना, जितनी भी एथलीट थी, उनको बैन कर दिया। तो ये 2021 में अफगानिस्तान छोड़ के चली गई। तो अब ये कंप्लेंट कर रही हैं कि देखो इंडिया को बोल रही हैं कि आपको अफगानिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनसे इसी कीमत पे सपोर्ट करो जब तालिबान वुमेन क्रिकेट टीम को अलाउ करे। सेम कंप्लेन इन्होंने आईसीसी से की है कि भाई आईसीसी को अफगानिस्तान की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसको बैन कर देना चाहिए, और कंडीशन लगा देनी चाहिए कि जब तक आप अपनी वुमेन्स क्रिकेट टीम को नहीं खिलाओगे तब तक हम आपको है ना परमिट नहीं करने जा रहे हैं। तो इस तरह से प्रेशर क्रिएट करने से क्या होगा, जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो अफगानिस्तान में बढ़ेगा, ऐसा मानना है मर्जिया हमीदी का। ठीक है, तो अब अफगानिस्तान हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं, मतलब हमने उस क्रिकेट को ग्रो किया है ना, और वो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और तालिबान के साथ हमारे रिश्ते जो हैं तेज़ी से सही हो रहे हैं है ना। नियर फ्यूचर आपको एम्बेसडर देखने को मिल सकता है तालिबान का, या फिर इंडियन एम्बेसडर आपको काबुल में बैठा हुआ देखने को मिल सकता है। तो इंडिया कम से कम ये गैम्बल तो नहीं करेगा कि अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट करना छोड़ दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इन हिज फर्स्ट प्राइवेट यूएस स्पेसक्राफ्ट लैंड अपराइट ऑन ल्यूनर सरफेस। तो पहली बार हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि किसी प्राइवेट स्पेस कंपनी ने मून के सरफेस पे लैंड किया है, और ये मून के सरफेस पे लैंड करने वाली जो कंपनी है वो कहां से बिलोंग करती है, यूएसए से बिलोंग करती है। ठीक है, इसका नाम क्या है, फायरफ्लाई एरोस्पेस। ठीक है, कंपनी का नाम फायरफ्लाई एरोस्पेस है। इस लैंडर का नाम क्या है, ब्लू ओराइजन घोस्ट मिशन। इस मिशन जिसको भेजा गया है ना, ब्लू ओराइजन घोस्ट मिशन इसका नाम है। ठीक है, कल लगभग 3:40 AM यूएस ईस्टर्न टाइम, ठीक है, इसने मून पर क्या किया है ना, टच डाउन किया। इससे पहले भी कोशिश की गई थी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, बट
लैंडिंग तो हुई थी बट अपराइट नहीं था, तिरछा था, मतलब आप कह सकते हो एक तरह की हार्ड लैंडिंग हुई थी, और ये सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट एंड अपराइट लैंडिंग हुई है। तो ऐसा करने वाला पहला स्पेस कंपनी बन गया है आपका फायरफ्लाई एरोस्पेस। नासा को भी, नासा ने भी सपोर्ट किया था, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, नासा का जो विजनरी मिशन है आर्टेमिस मिशन, उसमें कंट्रीब्यूट करने वाली हैं। तो जितने ज़्यादा पार्टिसिपेटर हो जाए, यूएसए सब बहुत सारी कंपनीज को जोड़ रहा है, बहुत सारी कंट्रीज को जोड़ रहा है कि भाई आओ, है ना, आर्टेमिस मिशन में शामिल हो जाओ। आर्टेमिस मिशन क्या है, चाइना पे एक कॉलोनी बनाना, ह्यूमंस की एक कॉलोनी बनाना। तो नासा के अकेले की बस की बात है नहीं, तो वो बहुत सारे पार्टनर जोड़ रहा है। हमारा इसरो भी इसमें जुड़ चुका है, जापान का जाक्सा भी जुड़ चुका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी जुड़ चुकी है, और अब ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं आपकी स्पेस एक्स हो गई या फिर ये फायरफ्लाई एरोस्पेस हो गई, ये भी इस आर्टेमिस मिशन को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये जो टच डाउन जो मूवमेंट था फायरफ्लाई एरोस्पेस का, ठीक है, इसके थ्रू फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपनी जो कैपेबिलिटी है टू टच डाउन ऑन मून वो नासा को शो की, ताकि नासा के आर्टेमिस मिशन में कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो देखते हैं नियर फ्यूचर और क्या डेवलपमेंट आती है मून पर टच डाउन से। लेकिन उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल तस्वीर भेजी है, देखो मून के सरफेस पे लैंड किया है ये, है ना, ये देखो मून का सरफेस है, ठीक है, और ये जो दिखाई दे रही है प्यारी सी हमारी अर्थ दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए, तो आज के द हिंदू में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के द हिंदू के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।